तो लास्ट क्लास में मैंने इक्विवेलेंट मास का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इक्विवेलेंट मास को हम कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास है, अब उस अमाउंट के थ्रू हम जो कुछ भी परचेज कर सकते हैं वो अमाउंट आपस में इक्विवेलेंट अमाउंट बोले जाएंगे। उसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर मान लो हम एक फिक्स्ड एलिमेंट को कंसीडर कर ले, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड मास हमने कंसीडर किया, वो फिक्स्ड मास मान लो मैग्नीशियम के सर्टेन मास से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, और उसी तरीके से ऑक्सीजन का वही फिक्स्ड मास सोडियम के सर्टेन मास से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, और ऑक्सीजन का वही मास अगर क्लोरीन के सर्टेन अमाउंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो वो मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन का जो अमाउंट ऑक्सीजन के फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्ट करने के लिए यूज हो रहा है वो उनका इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन आती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन। तो आप डिफिनीशन लिखो इक्विवेलेंट मास की, डिफिनीशन लिखो इक्विवेलेंट मास की। डिफिनीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है डिफिनीशन में, बट अगर हम उसको आराम आराम से समझेंगे तो सारी बात हमें समझ में आ जाएगी। तो आप डिफिनीशन लिखो, लिखो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, amount of a substance in gram, amount of a substance in gram which combines, amount of a substance in gram which combines or displays, which combines or displays directly or indirectly, which combines or displays directly or indirectly, directly or indirectly 1.008 gram, 1.008 gram of hydrogen, 1.008 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine, 35.5 gram of chlorine or 108 gram, 108 gram of silver, 108 gram of silver is called equivalent mass of the substance, is called equivalent mass of the substance. अब जरा देखो बेटा, इससे पहले आपने जैसे एटॉमिक मास की डिफिनीशन देखा, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन देखा, मॉलिक्यूलर मास को आपने डिफाइन किया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन किया। हर जगह आपने कोई एक रेफरेंस कंसीडर किया है, एक रेफरेंस के बेसिस पे ज्यादातर केसेस में कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को एज अ रेफरेंस मान करके हमने उन टर्म्स को डिफाइन किया था। बट यहां पे आप देखो चार रेफरेंसेस यूज हो रहे हैं। हाइड्रोजन एक रेफरेंस है, ऑक्सीजन एक रेफरेंस है, क्लोरीन एक रेफरेंस है और सिल्वर एक रेफरेंस है। तो टोटल हम 4 रेफरेंस ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर इन चारों रेफरेंस को देखो
तो आपको एक जगह कुछ अजीब सी बात दिखेगी, बता सकते हो कहां पे है कुछ डिफरेंट बात? ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करो और बताओ कहां पे आपको गड़बड़ लग रही है। हाँ, एकदम सही है, ऑक्सीजन में गड़बड़ लग रही है। अच्छा, सिल्वर में भी गड़बड़ लग रही है? सिल्वर में क्या गड़बड़ है भाई? ऑक्सीजन में गड़बड़ दिख रही है। अब जरा देखो ऑक्सीजन में क्या प्रॉब्लम दिख रही है। हाइड्रोजन के केस में ये जो अमाउंट लिया गया है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, ठीक है। क्लोरीन के केस में ये जो अमाउंट लिया गया, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। लेकिन और सिल्वर के केस में जो अमाउंट हमने लिया है वो सिल्वर का एटॉमिक मास है। बट ऑक्सीजन के केस में जो अमाउंट हमने लिया है, ये अमाउंट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। तो अब बात आती है कि यहां पे एटॉमिक नंबर और यहां पे एटॉमिक मास, इन तीनों केसेस में ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं कि ये जो चारों अमाउंट है, ये अमाउंट इनके एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर नहीं है, बल्कि ये अमाउंट इन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1.008 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 होता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 होता है। ये चार रेफरेंसेस लिए गए, ठीक है। और ये कैसे आता है और जो बाकी एलिमेंट्स है उनका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, उसको आप कैसे निकालोगे, अभी आपको थोड़ी देर में सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इवन इन वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आप लिख रहे हो, इसकी भी वजह आपको समझ में आ जाएगी कि यही वैल्यूज क्यों लिखी गई। तो अब देखो, यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हम डिफिनीशन को कंसीडर करें, एक बार मैं डिफिनीशन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, वो अमाउंट इन ग्राम जो कंबाइन करता है, ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ कंबाइन करता है, या इनमें से किसी एक के साथ डिस्प्लेस होता है, या इनको डिस्प्लेस करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो इनके इस अमाउंट के साथ उस सब्सटेंस का जो अमाउंट कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है या इनको डिस्प्लेस कर रहा है, वो अमाउंट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होगा। मैंने इसीलिए बोला कि डिफिनीशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अभी यहां पे रह गया, उसके बाद ही मैं डिफिनीशन को और फर्दर डिटेल पे मैं जाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि अब तक तो हमने कोई एक रेफरेंस लिया था, यहां पे हमें चार चार रेफरेंसेस की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या कोई एक रेफरेंस से सारी बात, यहाँ पे एक रेफरेंस के साथ हम इस टर्म को नहीं डिफाइन कर सकते? तो इसका जवाब है नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रियल सेंस में एलिमेंट की या एलिमेंट की कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। तो क्या जरूरी है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करे? क्या एक मेटल डायरेक्टली दूसरे मेटल से रिएक्ट कर जाता है? क्या दो मेटल आपस में सीधे रिएक्ट कर जाते हैं? नहीं कर सकते। बट नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाता है, नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाता है, नॉन मेटल मेटल से भी रिएक्ट कर जाता है, बट मेटल मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। अगर वो कुछ बनाते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। और एलॉय फॉर्मेशन जो होता है, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। समझ आया कि नहीं? तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
और हमें सारे एलिमेंट कवर करने हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो 118 एलिमेंट्स हैं। आप कोई एक ऐसा रेफरेंस बता दो, एक ऐसा रेफरेंस, एक ऐसा आइटम बता दो जो सारे एलिमेंट से, मतलब अगर उस एलिमेंट को देखा जाए तो वो रिमेनिंग 117 एलिमेंट से रिएक्ट करता हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व नहीं होता कि जो हर एलिमेंट से रिएक्ट करे। और क्योंकि हमें सबके इक्विवेलेंट मास की बात करनी है, सबके केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, इसलिए एक रेफरेंस से बात नहीं बनेगी, इसलिए हमने चार चार रेफरेंस कंसीडर किए। अब वो चार रेफरेंस कैसे है जरा ये भी देखना। ये वाला जो रेफरेंस है सिल्वर, ये तो मेटल को कवर करता है, ये मेटालिक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम ट्रू सेंस में अगर देखें तो ना तो उसको हम टिपिकली मेटल बोल सकते, ना उसको नॉन मेटल बोल सकते। ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का एक एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात की जाए तो ये दोनों नॉन मेटल है। अब बात आती है कि भाई मेटल से एक, मेटल और नॉन मेटल के बीच का एक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट दो दो, ये क्यों? तो ये दो रेफरेंस इसलिए यहां पे कंसीडर किए गए बेटा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एलिमेंट से कंबाइन करने वाला जो एलिमेंट है, सबसे ज्यादा एलिमेंट से जो कोई एलिमेंट कंबाइन करता है वो है ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन को कंसीडर करना पड़ा। एंड क्लोरीन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। तो इस वजह से यहां पे टोटल जो है 4 रेफरेंसेस कंसीडर किए गए। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि कोई इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन में 4 रेफरेंसेस क्यों कंसीडर किए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि कोई एक रेफरेंस सारे केमिकल कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस वजह से हमें एक से ज्यादा रेफरेंसेस की जरूरत पड़ी है। ठीक है, और अब बात आती है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन या डिस्प्लेस करते हैं। अब जरा समझना इसको। जैसे मान लो हमने कंसीडर किया है देखो सिल्वर ही क्यों लिया बेटा, इसके पीछे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कार्बन ही क्यों लिया था, इसका तो कोई जवाब है नहीं ना। ये तो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो है लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास मान लो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया एक्स, एक एलिमेंट है एक्स, ये एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। एलिमेंट एक्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, बोलते हैं ऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे पता करोगे फॉर्मूला? मान लो किस एलिमेंट की वैलेंसी n है, अभी आपको पता नहीं वैलेंसी क्या है, तो एज्यूम कर लिया n है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो अब आप कंपाउंड को पता करना है कि कंपाउंड क्या बनेगा, तो क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दो। तो क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग ये 2 जो है इसका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा और n इसका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ऑक्साइड क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा X2ON। ठीक है, तो X कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड X2ON। ठीक, अब देखो यहां पे बोल रहा है कि अगर हम यहां पे ऑक्सीजन का 8 ग्राम को कंसीडर करते हैं, रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन का कितना लिया है, 8 ग्राम। इस 8 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए एक्स का जो अमाउंट यूज होगा, मान लो वो अमाउंट है WX ग्राम। ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए एक्स का जो अमाउंट हमने यूज किया, अगर वो अमाउंट है WX ग्राम, ठीक है, तो इस 8 ग्राम से एक्स का जो अमाउंट रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। अब इस बात को समझने के लिए जरा एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ो। डेफिनेशन फिर से पढ़ो।
अब पढ़ लिया आपने, तो मैं बताता हूं। देखो मैंने क्या लिखवाया है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। यहां पे जो केस है मैं उसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन को चेंज करूं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम which combines directly with 8 gram of oxygen. Amount of a substance in gram which combines directly with 8 gram of oxygen is the equivalent mass of the substance. None of these metal or non-metal will react with noble gases. हाँ सही है, नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सारे नोबल गैसेस नहीं। अब उसमें जेनॉन है, जेनॉन के कंपाउंड ऑब्जर्व हो जाते हैं। ऐसे ही क्रिप्टन का भी कंपाउंड जो है वो नेचर में ऑब्जर्व होता है, तो बोल नहीं सकते। नोबल गैसेस तो नोबल ही है, ठीक है, उनका तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो नोबल गैसेस के लिए इक्विवेलेंट मास टर्म डिफाइंड भी नहीं होता है, एक्सेप्ट जेनॉन एंड जो क्रिप्टन मैं बता रहा हूं। तो एक बार इस डिफिनेशन को फिर से देखो बेटा। मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, यहां पे वो सब्सटेंस है एक्स। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम which combines directly with 8 gram of oxygen। यही बात आप यहां पे देख रहे हो, X directly combines with oxygen to give oxide। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के 8 ग्राम से X का जो अमाउंट रिएक्ट करेगा वो इसका इक्विवेलेंट मास होगा। इसको इक्विवेलेंट मास ऑफ X बोलेंगे। अब बात आती है कि ये रिजल्ट कहां से आया। तो लास्ट क्लास में जो मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताया था, जरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को एक बार रिवाइज करो, एक बार उसको पढ़ो। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में मैंने क्या बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस स्टेटमेंट को देखो तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स यानी कि WX अपॉन EX, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स मींस मास ऑफ एक्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा। तो अब यहां से देखो WX अपॉन EX इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, 8 ग्राम, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बेटा, अभी मैंने रेफरेंस में लिखवाया 8। तो 8/8 क्या आ गया, 1। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से क्या आ गया, WX इज इक्वल टू EX, मतलब मास ऑफ X इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ X। तो उसी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से ये डेफिनेशन भी आई है इक्विवेलेंट मास की। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया जहां पे मैंने क्या डिस्कस किया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को मैंने यहां पे आपको बताया हुआ कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अब जरा देखो एक और केस। मान लो एक एलिमेंट है ब्रोमीन, ठीक है, एक एलिमेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं,
ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है विथ ब्रोमीन। मैंने अभी रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखा है, ठीक है? बैलेंसिंग वैसे बहुत आसान है, यहाँ 2HBr आ जाएगा। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विथ ब्रोमीन टू गिव HBr। ठीक, अब देखो हमारे पास एक एलिमेंट है X, अननोन एलिमेंट X। अननोन एलिमेंट X कंबाइंस विथ ब्रोमीन टू गिव ब्रोमाइड ऑफ X। अब ब्रोमाइड ऑफ X का फॉर्मूला जरा देखो कैसे लिखा है, X ब्रोमीन, ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1, ब्रोमीन हैलोजन है, हैलोजन की वैलेंसी 1 और X की वैलेंसी है N। तो आप यहाँ पे क्रिस क्रॉस रूल को अप्लाई कर दो, तो क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग ये 1 इसका सबस्क्रिप्ट और N जो है ब्रोमीन का सबस्क्रिप्ट। तो ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XBrN। ठीक है, XBrN। अब जरा इन दोनों रिएक्शन को एक साथ देखो, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ देखो, ये एक यूनिट है। अब यहां पे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ब्रोमीन, हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विथ ब्रोमीन टू गिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड, X डायरेक्टली कंबाइंस विथ ब्रोमीन टू गिव ब्रोमाइड ऑफ X। तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन इनडायरेक्टली कंबाइंस विथ X? भाई हाइड्रोजन ब्रोमीन से कंबाइन करता है डायरेक्टली और ब्रोमीन X से कंबाइन करता है, तो क्या यह बोला जा सकता है कि X इनडायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन करता है? बोलो, बोला जा सकता है या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विथ ब्रोमीन and bromine directly combines with X, it means X indirectly combines with hydrogen। तो हम इसको लिखेंगे यहां पे indirect combination of X with hydrogen, indirect combination of X with hydrogen। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है, एलिमेंट कोई भी एक अननोन एलिमेंट जो रेफरेंस एलिमेंट है उनमें से किसी एक के साथ सीधे रिएक्ट करता है, सीधे कंबाइन करता है, जबकि इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये वो रेफरेंस एलिमेंट है, चार में से एक रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रोमीन से कंबाइन करता है, ब्रोमीन एक्स से कंबाइन करता है, इसका मतलब एक्स इनडायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो इसको इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब जरा देखो, अगर हमने यहां पे हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम लिया है, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन का लिया है, और इस अमाउंट से मान लो ब्रोमीन का ये अमाउंट रिएक्ट करता है WBr2, ये अमाउंट ब्रोमीन का हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट ब्रोमीन का यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इसी तरीके से लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे। ठीक, अब देखो सेम अमाउंट ब्रोमीन का हम यहां यूज कर लेते हैं, ब्रोमीन का वही अमाउंट जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। अब इस अमाउंट से एक्स का जो अमाउंट रिएक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्स का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है और एक इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। तो क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? रिपीट कर दूं, देखो
यहां पे मैंने बोला बेटा एक रेफरेंस एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन ब्रोमीन से कंबाइन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है, और ब्रोमीन एक अननोन एलिमेंट एक्स से कंबाइन करके एक्स का ब्रोमाइड बना रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन डायरेक्टली ब्रोमीन से कंबाइन करता है, ब्रोमीन डायरेक्टली एक्स से कंबाइन करता है, इसका मतलब एक्स इनडायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। वो मैथमेटिक्स में एक रिलेशनशिप होती है, नाम हो सकता हो कभी सुना हो, या अभी इतनी मैथमेटिक्स अगर आती होगी, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, वेरी गुड वेरी गुड, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होती है। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में ये बोलते हैं कि x इज रिलेटेड विथ y एंड y इज रिलेटेड विथ z, इट मींस x इज रिलेटेड विथ z। तो ये वही बात है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ x विथ हाइड्रोजन है। अब इसमें दीक्षांत देखो मैंने क्या बोला है कि अगर हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम लेते हैं तो इस 1.008 ग्राम से ब्रोमीन का जो अमाउंट कंप्लीटली रिएक्ट करेगा वो ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। फिर ब्रोमीन का अगर हम वही अमाउंट को एक्स के सर्टेन अमाउंट से रिएक्ट कराते हैं कंप्लीटली, तो एक्स का जो अमाउंट वहां पे यूज होगा ब्रोमीन के इक्विवेलेंट मास के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो अमाउंट एक्स का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। मतलब हमेशा आप ये याद रखो कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट मासेस के टर्म्स में कंबाइन करते हैं। reactant always combine with each other in terms of their equivalent masses। ये कंक्लूजन भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट को, मान लो हमने जिंक को कंसीडर किया, ठीक है, जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है। जिंक को हमने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो यहां पे प्रोड्यूस हुआ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जिंक combines with zinc reacts with dilute H2SO4 to give zinc sulfate plus hydrogen। तो अगर आप यहां पे देखो तो जिंक डायरेक्टली किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? जिंक डिस्प्लेस कर रहा है किसको? हाइड्रोजन को। तो ये है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, आप यहां पे लिख लो, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ जिंक। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ जिंक, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ जिंक। अब यहां पे भी वैसे ही एनालिसिस करेंगे। अगर हमने हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम को इस रिएक्शन के थ्रू डिस्प्लेस किया है, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, तो इस 1.008 ग्राम को डिस्प्लेस करने में जिंक का जितना अमाउंट यूज होगा, जिंक का जो अमाउंट इस 1.008 ग्राम को डिस्प्लेस करने में यूज होगा, वो जिंक का इक्विवेलेंट मास होगा। हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम को डायरेक्टली डिस्प्लेस करने में जिंक का जो अमाउंट यूज होगा वो जिंक का इक्विवेलेंट मास होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट केस, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है देखो। इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो हमारे पास जिंक है, जिंक एक मेटल सल्फेट
एक मेटल सल्फेट से रिएक्ट करता है। ये मेटल सल्फेट का फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा वो भी आपको बता देता हूं। मेटल M और सल्फेट, मेटल की वैलेंसी हमने N एज्यूम कर ली और सल्फेट की वैलेंसी आप यहाँ पे उसका आयनिक चार्ज को कंसीडर करोगे, आयनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा क्रिस क्रॉस रूल, तो ये 2 इसका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा और N इसका सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या गया M2SO4N, M2SO4N। तो जिंक reacts with metal sulfate to give zinc sulfate plus metal. Zinc reacts with metal sulfate to give zinc sulfate plus metal. अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे क्या हो रहा है, बोले यहां पे जिंक डिस्प्लेस कर रहा है किसको, मेटल को। कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, डायरेक्टली। तो जिंक मेटल को डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है और फिर जरा देखो फिर क्या हो रहा है, फिर ये मेटल H2SO4 से रिएक्ट करके, ठीक है, ये मेटल H2SO4 से रिएक्ट करके मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप दोनों रिएक्शन को एक साथ देखो, दोनों रिएक्शन को एक साथ, तो क्या हो रहा है, जिंक मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब जिंक इनडायरेक्टली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप बोलोगे दोनों रिएक्शन को एक साथ कंसीडर करते हुए जिंक इनडायरेक्टली डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, तो लिख लो इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद जिंक, इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद जिंक। ठीक है, जबकि ये नीचे वाला जो केस हमने लिखा हुआ है इसमें क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद जिंक। तो ये मतलब समझ में आ गया बेटा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। ठीक है, तो बाकी अब आप यहां पे भी वैसा ही बोलोगे कि अगर इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही है बेटा, ये दोनों रिएक्शन को अगर कंसीडर किया जाए, कैसे इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, जिंक डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है मेटल को, मेटल डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, इसका मतलब जिंक इनडायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, जिंक डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है मेटल को, मेटल डायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, इसका मतलब जिंक इनडायरेक्टली डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो इनडायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद जिंक। तो यहां पे भी बोलेंगे कि अगर इसका 1.008 ग्राम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस अमाउंट को डिस्प्लेस करने में मेटल का जो अमाउंट यूज होगा वो मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। और फिर अगर मान लो वही मास मेटल का हम फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस अमाउंट को डिस्प्लेस करने में जिंक का जो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं वो जिंक का इक्विवेलेंट मास होगा। यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे ही हम इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन भी देते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास की डिफिनीशन हो गई क्लियर, बढ़ा जाए आगे। ठीक है, तो अब आप नोट करो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास।
देखो यहाँ पे मैं अलग अलग केसेस बना करके एनालिसिस करूंगा। एलिमेंट के केस में अलग, कंपाउंड के केस में अलग। कंपाउंड में भी अलग अलग टाइप के केसेस है, एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड, सॉल्ट, सबको हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट केस फॉर एलिमेंट्स, फॉर एलिमेंट्स। अब जरा देखो एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर हम एलिमेंट को कंसीडर करें तो एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इज इक्विवेलेंट मास। अब पहले हम वो चारों रेफरेंस को ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1.008। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 1। तो कितना आ गया ये? 1.008। इसीलिए हमने हाइड्रोजन का जो अमाउंट रेफरेंस के फॉर्म में लिया है वो 1.008 ग्राम है। अब जरा देखो ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास क्या? 16। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। तो 16/2 क्या आ गया? 8। इसलिए वहां पे 8 ग्राम ऑक्सीजन का लिया गया। अब जरा देखो क्लोरीन, एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का? 35.5। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो 35.5/1 कितना आ गया? 35.5। इसलिए क्लोरीन का 35.5 ग्राम लिया गया। ठीक। सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है? 108। और सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। सिल्वर मोनोवैलेंट मेटल होता है, तो इसलिए सिल्वर का 108 ग्राम लिया गया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। यहाँ पे हमने जो रेफरेंस एलिमेंट लिया हुआ है उनके इक्विवेलेंट मास को हमने डिस्कस किया। अगर आपसे बोला जाए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 अपॉन वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, तो 14/3। ठीक है। अगर आपसे बोले इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना? 27। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3, तो 27/3 9 आ गया। अगर आपसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना? 40 अपॉन वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2, कितना आ गया? 20। आ गया समझ में सबको? एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकंड केस फॉर कंपाउंड्स। सेकंड केस फॉर कंपाउंड्स। अब मैं आपको बता दूं यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, उसकी जरूरत पड़ने वाली है।
फॉर कंपाउंड्स। तो अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट मास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वैलेंसी फैक्टर। मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो अब बात आती है वैलेंसी फैक्टर की। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप नोट कर लो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड्स, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कंपाउंड्स depends upon their nature, तो जो कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर है वो कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर का मतलब कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है या वो न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट है, तो उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लिखो नंबर 1, फॉर एसिडिक कंपाउंड, फॉर एसिडिक कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड के केस में वैलेंसी फैक्टर, फॉर एसिडिक कंपाउंड वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी याद करो, बेसिसिटी के बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग में। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स को बेसिसिटी बोलते हैं। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होता है, बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन से सीधे कनेक्टेड होता है। लिख लो, इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, that hydrogen is replaceable, which is directly attached with oxygen atom, तो इसका मतलब किसके लिए आपको एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना करके ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं H2SO4 को, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बोथ हाइड्रोजन आर कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं। तो क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है,
इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 2। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे बेटा H2SO4 is a dibasic acid. H2SO4 is a dibasic acid. ठीक है, तो डाइबेसिक अगर टर्म कहीं पे यूज किया जा रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि पर फॉर्मूला यूनिट वो एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देने वाला है। अगर ट्राइबेसिक एसिड है, इसका मतलब पर फॉर्मूला यूनिट वो 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला है। और अगर वो मोनोबेसिक है तो पर फॉर्मूला यूनिट वो 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला है। अब इसी तरीके से अगर मान लो हमने कंसीडर किया H3PO3 को, H3PO3, H3PO3, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे ही। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है। हाँ, वीडियो में डिस्टरबेंस तो है, वो मैं देख रहा हूं। चलो जब तक आप कंफर्टेबली समझ सकते हो तब तक आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूं। अभी तो मुझे लग रहा है कि आप काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। देखो बेटा, H3PO3 का ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, बट ये वाला हाइड्रोजन अगर आप देखो, ये वाला, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूं बेटा। ठीक है, वेट करो, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं।
दिक्कत तो है बेटा। एक बार जरा इस एग्जांपल को देखो। जैसे ये H3PO3 का एग्जांपल हमने कंसिडर किया है। हाँ, है दिक्कत है। ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया ना? ये H3PO3 वाला, H3PO3 इसमें आप देख रहे हो कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तीसरा हाइड्रोजन वो सीधे फास्फोरस से कनेक्टेड है। तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो पाएगा, सिर्फ दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी 2 होगी। और आप याद करो, मैंने एक बात आपको फास्फोरस के एसिड्स ड्रॉ करने के लिए, फास्फोरस के एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक बात आपको बताया था कि फास्फोरस के जितने भी एसिड होंगे उनमें एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जरूर होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ये जरूर होगा फास्फोरस के एसिड में। और फास्फोरस हमेशा 5 बॉन्ड बना रहा होगा। आप इस स्ट्रक्चर में भी देखो, एक पी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है यहाँ पे, पी डबल बॉन्ड ओ। और फास्फोरस टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। और एक चीज और फास्फोरस के एसिड में ऑब्जर्व होती है, जो ऑक्सीजन है कंपाउंड के अंदर, वो ऑक्सीजन सीधे जुड़े होंगे फास्फोरस के साथ। ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होंगे? फास्फोरस के साथ कनेक्टेड होंगे। तो यहां पे देखो टोटल 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होना है, वो तो फिक्स है। 2 ऑक्सीजन और बच गए, वो ऑक्सीजन सीधे फास्फोरस से कनेक्टेड होंगे। और फास्फोरस को टोटल 5 बॉन्ड बनाने हैं। 5 बॉन्ड बनाने हैं तो एक वैलेंसी और सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ ले। ठीक है, तो इस तरीके से H3PO3 का ये स्ट्रक्चर होगा, जिसमें इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो ये डाइबेसिक एसिड है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए H3PO2, 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 तो अगर H3PO2 का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा H3PO2 का, P डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, वो ऑक्सीजन सीधे फास्फोरस से जुड़ जाएगा। और फास्फोरस को बनाने हैं बेटा टोटल 5 बॉन्ड, तो बाकी 2 बॉन्ड ये किसके साथ बना रहा होगा? हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। तो 2 हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के थ्रू। मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। तो बेसिसिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। तो H3PO2 इज अ मोनो बेसिक एसिड। हाँ, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ इसको ठीक करने के लिए, हो जाता है तो अच्छा है।
अभी तो लगता है सही हो गया। वेरी गुड। तो H3PO2 इज अ डाइबेसिक एसिड। इस तरीके से आप ऑक्सी एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। अब मैं एक लिस्ट यहाँ पे आपको बना करके दे रहा हूं, एक टेबल बना करके दे रहा हूं। आपको 4 कॉलम इसमें नोट करने हैं। एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, बेसिसिटी, इक्विवेलेंट मास। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एसिड वाला कॉलम बड़ा बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ एसिड वाला कॉलम इसको बड़ा बनाना। एसिड में फर्स्ट केस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर होता है इसका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। आप देखो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो बेसिसिटी इसकी हो जाएगी 2 और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 और वैलेंसी फैक्टर है 2, तो 98/2 49। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। ठीक है। इसी तरीके से देखो नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड साथ में मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं H2SO4 H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो आप देख रहे हो कि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो बेसिसिटी हो गई 3। इक्विवेलेंट मास इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है तो 98/3, 98/3। नंबर 3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला है HNO3। स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे आता है OH। जिनको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि ये सारा डिस्कशन मैं एकदम स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी, उनमें मैंने ये सारी बात बताई हुई है। आप उस लेक्चर को देख सकते हो। स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो है अगर आपके पास है तो आप उनको देख लो और अदरवाइज मुझे बताओ, मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो वहां पे ये सारा डिस्कशन कैसे स्ट्रक्चर बनता है सारी बात बताई गई। तो नाइट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है N फैक्टर 1, N फैक्टर 1 तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाय 1 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 63। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 63, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 63/1 यानी कि 63। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं पर क्लोरिक एसिड,
पर क्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है इसका HClO4। पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO4। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब अगर आप पर क्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखो तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो N फैक्टर 1, इसका इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास बाई 1 होगा। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा? क्लोरीन का 35.5 प्लस 1 36.5 और चार ऑक्सीजन है तो 64, तो 64 प्लस 36.5 100.5। इसी तरीके से सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरस एसिड का H2SO3। और सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हो यहां पे दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास को अगर कंसीडर करें तो 98 माइनस 16 82 बाई 2 41, तो 41 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसी तरीके से देखो मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है HPO3। इसका स्ट्रक्चर जो है बाकी जो फॉस्फोरिक एसिड है उनसे स्लाइटली डिफर करता है, क्योंकि बाकी फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, बट इसके अंदर 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, बिकॉज फॉस्फोरस को हमें पेंटावैलेंट बनाना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। तो इसका N फैक्टर अगर आप देखो तो 1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। और अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास की बात करें तो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 31 प्लस 1 32 प्लस 48 तो 80 हो गया, तो 80 बाई 1, तो इक्विवेलेंट मास आ गया इसका 80। इसी तरीके से एक एसिड और होता है, इसको जरा देखो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7। H4P2O7 ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O OH एंड यहां पे भी OH। तो अगर आप यहां पे देखो चारों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो वैलेंसी फैक्टर इसका 4 हो गया, वैलेंसी फैक्टर 4।
अब बात आती है इसके इक्विवेलेंट मास की। तो 2 फास्फोरस 62, वेरी गुड, 178 आता है मॉलिक्यूलर मास। 62 प्लस 4 हाइड्रोजन 66 हो गया, और ऑक्सीजन है टोटल 7, तो 66 प्लस 112 तो 178, तो 178 बाई 4, 178 बाई 4। वैसे एसिड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, बट हर एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, फिर आपको बेसिसिटी का पता चल जाएगा, यानी कि वैलेंसी फैक्टर का पता चल जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर अगर आपको पता चल गया, फिर आप इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपाउंड के केस में एसिडिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला केस आता है, लिखो, फॉर बेसिक कंपाउंड। फॉर बेसिक कंपाउंड, फॉर बेसिक कंपाउंड, इसको नोट कर लिया बेटा सबने? इसमें अगर आप चाहो तो और भी एसिड्स ऐड कर सकते हो। फॉर बेसिक कंपाउंड, देखो, बेसिक कंपाउंड के केस में बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, number of replaceable hydroxyl ion is called acidity। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे एसिड के केस में तो हमने बोला कि वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो कौन सा हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होगा उसके बारे में नोट करो। लिखो, all hydroxyl ion, all hydroxyl ion present inside a compound, all hydroxyl ion present inside a compound are replaceable provided compound will be basic, provided compound will be basic। तो बोले किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होते हैं अगर कंपाउंड बेसिक है, ठीक है। तो अगर बेसिक कंपाउंड है तो उसके अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होते हैं। All hydroxyl ion present inside a compound are replaceable provided compound will be basic। तो अब देखो, ये तो आपको पता ही है कि मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मेटल के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तभी बेसिक होगा जब उसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर या उससे कम होगा।
अगर ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर या उससे कम होगा तो कंपाउंड बेसिक होगा, मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। अगर ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा हो गया तो मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिडिक हो जाएगा। जैसे जरा देखना इस बात को, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं इसको H2CrO4, H2CrO4। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4 और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। तो ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा है। तो क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर से ज्यादा है इसलिए ये कंपाउंड बेसिक नहीं होगा, ये एसिडिक कंपाउंड है, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, ये क्रोमिक एसिड है। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें H3AlO3, H3AlO3, यहां पे आप क्या देख रहे हो, मेटल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर है, तो ये एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, ये बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड। और एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं है, इसका फॉर्मूला है AlOH थ्राइस। ये H3AlO3 नहीं बल्कि AlOH थ्राइस लिखा जाता है, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, तो ये सारे रिप्लेसेबल होंगे। इसका एसिडिटी क्या होगा 3, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी लिख लो 3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी 3। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी 2। अगर हम कंसीडर करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एसिडिटी 1। अगर कंसीडर करते हैं SnOH4, स्टैनिक हाइड्रोक्साइड तो एसिडिटी 4। ठीक है, तो हमें यह इंश्योर करना है कि कंपाउंड क्या है, एसिडिटी यहां पे 4 होगी, एसिडिटी 4। तो हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा कि कंपाउंड बेसिक है या नहीं। अगर कंपाउंड बेसिक है तो उसके अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर के बेसिस पे इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप तीसरा केस लिखो फॉर सॉल्ट। H3BO3 क्या लिखा भाई सर, H3BO3 भी बेसिक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। H3BO3 बेटा इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 जो है ना ये बोरिक एसिड होता है, ये एसिडिक कंपाउंड है। लेकिन एक और बात बता दूं, ये कंपाउंड जो है ना ये नॉर्मल एसिड नहीं है कि ये H पॉजिटिव देता है। बेसिक बात है, जो ओल्ड डिफिनीशन है ना एसिड और बेस की, इसको आर्हेनियस थियरी बोलते हैं, जो हम लोग जो जिसके बेसिस पे अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये आर्हेनियस थियरी है। आर्हेनियस थियरी ये बोलती है कि एसिड वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन आयन देता है, बेस वो कंपाउंड है जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है।
लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई अगर जो हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड है, तो अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन आयन ले तब क्या होगा? अगर एक कंपाउंड हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो हम तो उसको क्या बोल रहे हैं? एसिड बोल रहे हैं। तो अगर वो उसका उल्टा काम कर रहा है तब क्या बोलोगे? क्या होना चाहिए बोलो? हाँ, अमोनिया। जैसे अमोनिया है, अमोनिया H पॉजिटिव लेता है, H पॉजिटिव लेकर के वो अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, ठीक? तो वहां पे वो बेसिकली बेस हो जाएगा, ठीक? जो हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या है? एसिड। तो जो हाइड्रोजन आयन लेता है उसको बेस बोलते हैं। ये बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी बोली जाती है। एसिड और बेसिस को समझने के लिए कुल मिलाकर आप आगे पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम करके एक चैप्टर डिस्कस होगा, तो उसमें आप पढ़ोगे तो एसिड और बेसिस को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 थियरी डिस्कस होती है। कौन कौन से? आर्हेनियस थियरी जो ओल्डेस्ट है, देन प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी, और तीसरी थियरी है ल्यूइस थियरी। ये ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना, इन्होंने एक एसिड्स को लेकर के, एसिड और बेसिस को लेकर के एक थियरी डिफाइन की है जिसको ल्यूइस थियरी बोलते हैं, ठीक? तो आर्हेनियस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है? जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देता है वो बेस है। ये आर्हेनियस थियरी। प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी क्या बोलती है? जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, लेकिन जो H पॉजिटिव लेता है वो बेस है। और ल्यूइस थियरी अलग ही बात करती है। ल्यूइस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है? बोल रहा है जो लोन पेयर दूसरे को देता है बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो लोन पेयर देता है वो बेस है, और दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए जो लोन पेयर लेता है वो एसिड है। हाँ, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, नाम तो बहुत सुन रखा है तुम लोगों ने। तो इस तरीके से टोटल 3 थियरी डिस्कस होती है, आर्हेनियस थियरी, प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी एंड ल्यूइस थियरी। जब सही समय आएगा तो पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे। तो जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड जिसकी बात इन्होंने की है, वो बेसिक कंपाउंड नहीं है, नाम में ही उसके एसिड आता है, एसिडिक कंपाउंड है, लेकिन वो एसिडिक कंपाउंड भी स्पेशल है। वो H पॉजिटिव देने वाला एसिड नहीं है, बल्कि वो OH नेगेटिव लेने वाला एसिड है। हाइड्रोक्सिल आयन लेने वाला एसिड है भाई। आर्हेनियस थियरी का उल्टा कर दो। आर्हेनियस थियरी क्या बोलती है? बेस वो है जो दूसरे को हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो फिर क्या होगा जब कोई कंपाउंड दूसरे से OH नेगेटिव लेगा? जो OH नेगेटिव दे रहा है वो बेस है, तो जो OH नेगेटिव ले रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एसिड हो जाएगा। तो बोरिक एसिड OH नेगेटिव लेता है, इसलिए वो एसिड होता है। तो देखो, अगर हम सॉल्ट की बात करें बेटा, तो 2 टाइप के सॉल्ट ऑब्जर्व होते हैं, लिख लो। salts are of 2 types. Salts are of 2 types. Number 1, complete salt. Complete salt. अब ये complete salt क्या होता है? लिखो इसका डिटेल। दो salts which are formed, those salts which are formed by complete neutralization, those salts which are formed by complete neutralization of acid and base, complete neutralization of acid and base are called complete salt. Are called complete salt.
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब भी जरा समझ लेना बेटा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक एसिड की बेसिसिटी है 3, एसिड की बेसिसिटी क्या है 3 का मतलब कि वो 3 हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है। तो अगर वो अपने तीनों हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके कोई सॉल्ट बना रहा है, वो कंप्लीट सॉल्ट हो। अगर मान लो उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन का ही डोनेशन किया और सॉल्ट बनाया, तो वो कंप्लीट सॉल्ट नहीं है। अगर वो 2 हाइड्रोजन आयन का डोनेशन करके सॉल्ट बना रहा है, कंप्लीट सॉल्ट नहीं है। जब वो अपने तीनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, अपने तीनों हाइड्रोजन को डोनेट करके सॉल्ट बनाएगा, तभी वो कंप्लीट सॉल्ट बोला जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होता है कि कंप्लीट सॉल्ट है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे देखो, हमारे पास है H3PO4, H3PO4, ठीक। H3PO4 को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो, ये तो है एसिड, H3PO4 क्या है, एसिड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस, ठीक है। H3PO4 एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। अब इनके बीच में रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से आएगा कैटायन और यहां से आएगा एनायन, ठीक है। तो यहां पे एक सॉल्ट बन गया, सॉल्ट क्या बन गया, CaHPO4 प्लस 2H2O। सॉल्ट क्या बन गया, CaHPO4 प्लस 2H2O। इसको बोलेंगे कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। नाम लिख लो सॉल्ट का, कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट कैसा सॉल्ट है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट सॉल्ट है, ये आप सही आंसर कर रहे हो। अब आपको पता करना है कि इनकम्प्लीट सॉल्ट कैसे है, तो पता कैसे करोगे भाई, आप ये देखोगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। मैंने अभी पीछे लिस्ट बनाया हुआ है, आप उसके बेसिस पे देख सकते हो। इसका एन फैक्टर है बेटा 3, इसका एन फैक्टर क्या है 3, मतलब ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, ठीक। ये अपने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। अब जरा इसको देखो, सॉल्ट को, यहां पे इसके अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1, इसके अंदर कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, 1, वहां पे कितना था, 3, ये कन्वर्ट हुआ इसमें, इसको रिप्लेस करने थे अपने तीनों हाइड्रोजन, लेकिन ये रिप्लेस कितने कर रहा है, बोल रहा है कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। अभी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना बाकी रह गया, क्योंकि सारे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इस स्टेज पे नहीं हो पाया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलेंगे, इनकम्प्लीट सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जो एसिड के सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फॉर्म होता है, उसको हम कंप्लीट सॉल्ट बोलते हैं। बट एक ऐसा सॉल्ट जो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नहीं फॉर्म हो रहा है, वो इनकम्प्लीट सॉल्ट है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। अब जरा इसको देखो, H3PO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaHPO3 प्लस 2H2O। ये कैसा सॉल्ट है बेटा, CaHPO3, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट बोल रहे हो ना, तो सब गलत बोल रहे हो, ये कंप्लीट सॉल्ट है। जरा देखो कैसे, H3PO3 के बारे में मैंने बताया था कि इसका एन फैक्टर है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है 2,
वैलेंसी फैक्टर 2 होने का मतलब क्या है? वैलेंसी फैक्टर 2 होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। अब जरा यहां देखो, ये कन्वर्ट हुआ है इसमें, यहां इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहां इसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब इसने अपने दोनों रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अभी जो हाइड्रोजन बचा हुआ वो तो रिप्लेसेबल है ही नहीं, क्योंकि ये एसिड अपने सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिमूव करके ये सॉल्ट बना रहा है, इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सॉल्ट। तो ये कंप्लीट सॉल्ट है बेटा। तो कुछ दिमाग की बत्ती जली या नहीं? ये समझ में आया? अभी मैं अब आपके सामने ऐसे ऐसे फॉर्मूले रखूंगा ना जिसको आपने कभी देखा भी नहीं हो। अच्छा, समझ नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? नमन को नहीं समझ में आया? अच्छा, और किसको नहीं समझ में आया भाई? दीक्षांत सैनी को नहीं समझ में आया। ठीक है, रिपीट करता हूं बेटा, रिपीट करता हूं। देखो, H3PO3 का अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, वो टेबल देखो, टेबल देखो। H3PO3 का स्ट्रक्चर में देखो, तो वहां पे 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन वहां पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तीसरा हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्टेड है, तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। और इस रिएक्शन के थ्रू ये इस सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है। आप देख रहे हैं सॉल्ट के अंदर एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, उधर टोटल 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, मतलब कितने रिप्लेस हो गए? 2। और ये मैक्सिमम 2 ही रिप्लेस कर सकता है, तीसरा तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता, वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो क्योंकि ये अपने सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये सॉल्ट बना रहा है, इसलिए ये सॉल्ट क्या बोला जाएगा? कंप्लीट सॉल्ट बोला जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, अब जरा इसको देखना, ये सॉल्ट कैसा है? इनकम्प्लीट। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये इनकम्प्लीट सॉल्ट है। कैसे है भाई? कैसे इनकम्प्लीट? ऐसे है। यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहे हैं इसके अंदर? 3 3 दिख रहे हैं ना? यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1। रिप्लेस कितना हो गया बेटा? 2 2 रिप्लेस हो गया। जबकि इसका एन फैक्टर क्या था? इसका एन फैक्टर क्या था? 3 है कि नहीं? एन फैक्टर था इसका 3। इसका मतलब इसको तीनों हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस करने थे, बट इस स्टेज तक ये सिर्फ 2 ही कर पाया, 1 अभी भी रिप्लेस होना बाकी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सॉल्ट। इसी अप्रोच के साथ आपको एनालिसिस करनी है, और आपको पहले पता करना होगा कि सॉल्ट जो है वो व्हाट इज एन फैक्टर? किसका एन फैक्टर? किसका एन फैक्टर की बात कर रहे हो?
अभी 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 मैं एन फैक्टर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ सॉल्ट को क्लासिफाई करा रहा हूं, आपको अप्रोच बता रहा हूं कैसे आप डिसाइड करोगे कि सॉल्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। पहले ये तो समझ लो, फिर एन फैक्टर तो समझ ही जाओगे। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम कंप्लीट सॉल्ट को देख रहे हैं या इनकम्प्लीट सॉल्ट को देख रहे हैं, फिर उल्टा सीधा फार्मूला निकाल करके सब खिचड़ी बना करके चले जाते। तो अप्रोच आपको समझना है बेटा पहले। हाँ इजी लग रहा है, हाँ सही है सही है, इतना भी इजी नहीं है बेटा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं। बाकी अब इनका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास अब आपकी होगी मंडे। कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है, बताया हुआ है मैंने, टेस्ट का सिलेबस भी मैंने बताया हुआ है। परसेंटेज यील्ड तक का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। परसेंटेज यील्ड के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मास और ये सारी बात, ये सब उसमें नहीं आनी, ठीक है। तो टेस्ट का टाइमिंग है 4:30 टू 5:30, 4:30 टू 5:30 जो क्लास का टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है। कल वाले टेस्ट में क्या 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 क्या, एक मिनट बेटा, कल वाले टेस्ट में स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आएगा। अब कराया तो है, लेकिन पूछने को बहुत कुछ है, तो समझदार के लिए सारा काफी होता है। ठीक है, ओके बेटा। नोट्स नोट्स को मैं अभी शेयर करता हूं, अभी 7 बजे तक जो है आपको नोट्स मिल जाना चाहिए।